जय हिंद साथियों, मैं आरक्षी राजा बाबू आज की क्लास के लिए तैयार हूं और क्षमा चाहता हूं अपनी पूरी टीम की ओर से कि कल संडे के दिन जो हम लोग क्लास लेने वाले थे, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम वो क्लास नहीं ले पाए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे क्लास को ज्वाइन करता हूं। कल हमने छोड़ा था अपना जो संविधान हम पढ़ रहे हैं भाग 3 में आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमारे 6 तरह के अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हमको पढ़ना था अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 32 तक। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 32 तक। तो अनुच्छेद 23 और 24 में आते हैं हमारे, कौन से आते हैं बताइए? कुछ याद है आप लोगों को या भूलते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूं कि साथ साथ पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ दोहराते रहिएगा, तो आपको आसानी से याद होता चलेगा। अदरवाइज आप सोचे कि बाद में पढ़ लेंगे, तो आपके पास इतना समय नहीं बचा है। तो हमारे जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं वो है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है हमारे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दैट मीन्स इसमें हमारे जो भी दो शोषण हो जाते थे, लोग हमारा शोषण करते थे, वो शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार भारतीय संविधान में मिले हैं। तो एक तो होता है हमारा अनुच्छेद 23, एक होता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 23 में दो शब्द हैं, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत कम टाइम लूंगा आज। मानव दुर्व्यापार का मतलब यहां पर है, दुर्व्यापार का मतलब है किसी भी तरह से व्यक्ति को बेचना। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लासों में, मुझे याद है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहीं से पकड़ लिया करता था, निर्बल को, जिसकी कोई सपोर्ट नहीं होती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता था, या कमजोर वर्ग के लोगों को लोग पकड़ लिया करते थे और उसको काम लिया, मजदूर बनाया, दास बनाया और बेच दिया करते थे। तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार यदि आपको कोई पकड़ लेता है, कोई भी बेचता है, यहां तक कि वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है कि कोई किसी लड़की महिला से वेश्यावृत्ति कराता है, कोई भी किसी तरह का उससे व्यापार कराता है, दुर्व्यापार मतलब गलत व्यापार कराता है। और यहाँ पर दुर्व्यापार का मतलब ही उसको बेचना, उससे किसी तरह से अनुचित रूप से लाभ उठाना या उससे वेश्यावृत्ति कराना अपराध है और उसके प्रति उसको, उसके विरुद्ध उसके प्रति उसको अधिकार है। संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो है कोई भी व्यक्ति किसी का दुर्व्यापार नहीं कर सकता। बलात्श्रम का मतलब है किसी से काम कराना। बेगार एक शब्द आता है। बेगार पहले जमींदार लोग क्या करते थे? लोगों को कर्ज दे दिया करते थे। भारत की आजादी के समय, उससे पहले लोगों को कर्ज दे दिया करते थे। कर्ज के उस लगान के रूप में या कर्ज के जो हम लोग मूलधन हमको मिलता था, उस मूल के ब्याज के रूप में, मूल तो हमको देना ही होता था, ब्याज के रूप में हमसे बेगार कराते थे, काम कराते थे, पैसा नहीं देते थे। यहां तक कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना भी बलात्श्रम में आता है। तो हम किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य नहीं करा सकते, किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते, बिना पैसे के हम कार्य नहीं करा सकते, कम दाम पर हम कार्य नहीं करा सकते। इन सारी चीजों के प्रति हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को अधिकार है। ये उसका मूल अधिकार है कि वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में आता है, एक बच्चों के लिए है, एक खासकर बच्चों के लिए ये है नियोजन का प्रतिषेध। आपको याद हो, आजादी से पहले या आजादी के समय, अभी भी जो लोग भूगोल अच्छे से पढ़ रहे होंगे, झारखंड, बोकारो, रानीगंज, ये जो हमारे बंगाल झारखंड एरिया के जो क्षेत्र है, इनमें कोयले की खदान वगैरह हैं। और जिन्होंने अभी मिशन रानीगंज, एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार जी की, जिसने देखी होगी उसको अच्छे से पता होगा। कोयले की खदान में जहां भी खनन का काम होता है,
वहां पर जान का बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि वहां गैसेस बनती हैं, लोगों की जान जाने का डर रहता है। तो हम लोग क्या करते थे पहले, बच्चों जो बच्चे थे हमारे, बच्चों को फैक्ट्रियों में, कारखानों में, खदानों में काम पर लगा दिया करते थे, और बच्चों की बहुत जल्दी अकस्मात मृत्यु हो जाया करती थी। और बच्चे, उनमें से बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको बेरोजगारी की वजह से, भुखमरी गरीबी की वजह से उन्हें काम पे उनके पेरेंट्स लगा देते थे, या जमींदार लोग भी उनको ले जाते करते थे। उनका कहना था कि तुम नहीं चुका पाओगे कर्ज तो तुम्हारे बच्चे भी लेके चलो साथ में, ये भी तुम्हारे कर्ज में तुम्हारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तब संविधान निर्माताओं ने यह किया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, किसी भी रिफाइनरी, किसी भी माइन में, खदान में काम के लिए नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया जाता है तो राज्य या संसद उस संस्था या उस राज्य के प्रति कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है, सजा या दोषसिद्धि का कार्य कर सकती है। तो ये नियोजन का अधिकार था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है या आ भी रहा है तो जैसी भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हम क्लास कैसी ले रहे हैं, हमें क्या सुधार करने हैं। आवाज का इशू पिछली 4 क्लासों में है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस इशू को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूं, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम की बाउंडेशन है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको कवर करूं। आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा सहयोग की आकांक्षी मैं आप लोगों का हूं कि आप लोग इसमें अपना कमेंट में, मैं नहीं कह रहा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो तो अपने आप हो जाएगा, बस आप मुझे अपने कमेंट पहुंचाइए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं, या मुझे कौन सी चीज आप लोगों को मैं समझा नहीं पाया, तो उससे मुझे तरीका पता लगेगा कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है। इसलिए खैर टॉपिक पर लौट कर आता हूं। ये मेरा तीसरा अधिकार था। मैंने बताया था कि हमारे संविधान के भाग 3 में हमारे 6 अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। चौथा जो अधिकार है मेरा, वो चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के रूप में हमें कई अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल 23-24, उसके बाद आर्टिकल आता है 25। हमारा आर्टिकल 25 ये कहता है अंतःकरण, अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की। मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप वो खोल के सामने बैठे होंगे या आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के तहत आपका मूल अधिकार है कि आप अपने अंतःकरण की आवाज सुने, आपके अंतर्मन से आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप उस धर्म को मान सकते हैं। अबाध रूप से मानने की, उस धर्म को अबाध रूप से मानेंगे, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे धर्म के आप चाहें उसका आचरण कर सकते हैं। आपको नमाज पढ़ना अच्छा लगता है आप नमाज पढ़िए, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है आप मंदिर जाइए। और प्रसार करने की भी आपको स्वतंत्रता है कि आप जिस धर्म को अच्छा मानते हैं उस धर्म का प्रसार कीजिए। आप इस्लाम को अच्छा मानते हैं आप इस्लाम का प्रचार कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं या आप मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं तो आप हिंदू धर्म को नहीं मान सकते। भारतीय संविधान ने आपको स्वतंत्रता दी है। लेकिन हाँ, ये प्रसार एक शब्द में इन्होंने एक उपबंध जोड़ा हुआ है, जिसका मतलब निकल करके आता है कि यदि आप किसी धर्म का प्रसार प्रचार किसी व्यक्ति के सम्मुख जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, तो धर्म संपरिवर्तन अधिनियम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध है। तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, स्वेच्छा से करेंगे। 25, 26 ये देखिए, ये मिलता है व्यक्ति को अधिकार है, ये व्यक्ति के लिए है, आम आदमी के लिए है। 26वां है धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। इसका मतलब है आर्टिकल 26 आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है कि कोई भी संस्था, कोई भी समूह, समुदाय धार्मिक विद्यालय, मंदिर, परिसर किसी का निर्माण करा सकता है। कोई भी गतिविधि जो धार्मिक, जो स्वैच्छिक है, जो
न्याय रूप में है, न्यायिक है, उसका संचालन कर सकता है, सभाएं कर सकता है, पूजा पाठ अर्चना सामूहिक रूप से कर सकता है। तो यहां से आपको एक अंतर पता लगा होगा कि ये व्यक्तिगत रूप से कोई भी आदमी निजी रूप से मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ, आचरण कर सकता हूँ, उसका प्रसार कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रबंधन का जो अधिकार है ये सहकारी समितियां या जो भी समूह समागम संघ जो भी है उनके लिए है। तो ये व्यक्तिक है और ये पूरी कमेटी के लिए है। 27वां आता है जिसे हम बोलते हैं करों के संदाय से स्वतंत्रता। संदाय, करों का संदाय मतलब करों का टैक्सेशन, कर का मतलब टैक्सेशन। इसका अर्थ ये निकल करके आता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 के अनुसार किसी भी राज्य कर के रूप में जो भी धन एकत्रित हुआ है, कोई भी व्यक्ति उस धन को राज्य को मजबूर नहीं करेगा कि राज्य की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी संस्था प्रधानाचार्य या आपका कोई भी डीएम एसडीएम कप्तान सचिव सांसद विधायक राष्ट्रपति और मंत्री जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी ये लोग हैं ये सब राज्य हैं। तो कोई भी व्यक्ति राज्य को मजबूर नहीं कर पाएगा कि राज्य कर के रूप में जो धन जमा हुआ है वह किसी धर्म विशेष के प्रबंधन पर, पोषण पर, अभिवृद्धि पर खर्च करे। दैट मीन्स कर का कोई भी रुपया या जो भी रुपया जमा हुआ है वो उस धर्म पर खर्च नहीं किया जाएगा, विशेष धर्म पर। ये कर का रुपया जो है वो आम आदमी पर या जैसे राज्य चाहे वैसे खर्च करेगा। तो या दूसरी तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, राज्य कभी भी किसी भी व्यक्ति को या राज्य को करों के समुदाय के लिए या टैक्स के रूप में या कहें तो किसी धर्म पर विशेष रूप से खर्च करने के लिए ना तो उसे रोकेगा और ना ही उसे प्रेरित करेगा। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह अपनी इच्छा से करो धर्म पर खर्च करे या जमा करे। 28वां जो हमारा आर्टिकल है, 28वां आर्टिकल निकल करके आता है, देखिए 25वां हो गया अंताकरण, 26वां हो गया प्रबंधन, 27वां हो गया करों का संदाय और जो हमारा आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 में निकल करके आता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाएं होंगी, उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती होगी, उन धार्मिक शिक्षाओं के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो किसी धर्म विशेष राज्य जो है राज्य उन शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता है जो विशेष रूप से किसी धर्म से संबंधित है, तो उनमें उस धर्म की शिक्षा दी जाती होगी। तो उसमें जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा, जो भी बच्चा जाएगा, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे। यदि कोई व्यक्ति बालिग है तो उसकी मंशा की या उसके अभिमत की या उसकी सहमति की आवश्यकता है, और कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके अभिभावक की सहमति परम आवश्यक है कि वह उस शिक्षा को लेना चाहता है, तब वह उस शिक्षा को ले, अन्यथा ना ले। कोई भी हिंदू बच्चा अगर किसी मुस्लिम संस्थान में पढ़ रहा है तो उसको विवश नहीं किया जा सकता कि वह वहां पर नमाज पढ़े जुमे के दिन, और कोई भी मुस्लिम बच्चा अगर हिंदू या किसी शिशु मंदिर या किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको वह वहां विवश नहीं किया जा सकता कि वह सरस्वती वंदना या कोई और उच्चारण करे। उसकी स्वतंत्रता है, उसका मन है, उसकी इच्छा है, तब वो बोले, अन्यथा उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारे धर्म के प्रति अधिकार थे। 2 अधिकार हमारे शोषण के हो गए, 4 अधिकार हमारे धर्म की स्वतंत्रता के हो गए। उसके बाद जो हमारा आना है वो आएगा आर्टिकल 29 और 30। मैं आपको बता दूं, मैंने भी कुछ दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी भिजवाई थी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मैं आज उस पीडीएफ को भी पूरा कराने वाला हूं। आज के बाद हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, उसके बाद आते हैं आर्टिकल हमारे 29 और 30। ये आते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार। मैं आपको बताता चलूं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसा समुदाय जो बहुत कम संख्या में भारत में पाए जाते हैं। कुछ जगह पर मुस्लिम, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में माइनॉरिटीज, कुछ हमारे कहीं पर मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक हैं,
पारसी लोग जो हैं हमारे, वो भी अल्पसंख्यक हैं, और जो भी अनुसूचित जातियां जनजातियां होती हैं वो भी हमारी विशेषकर अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक में है, जो बहुत मात्रा में बहुत कम है। दैट मीन्स ये कहा जा सकता है जिनकी संख्या बहुत कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो ये जो प्रावधान है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब ये है कि भारत राज्य के या भारत के किसी भी भाग के या भारत के किसी भी भाग में नागरिकों का कोई भी अनुभाग जिसमें अल्पसंख्यक रहते हैं, जिनकी अपनी सभ्यता है, अपनी बोली है, अपनी शिक्षा है, अपने तौर तरीके हैं, तो उनको अपनी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता बनाए रखने का, संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। उसे उनसे कोई नहीं छीनेगा। और उनके इस बेस पर धर्म, जाति, लिंग आधार या उनके अल्पसंख्यक होने के आधार पर उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान में या अन्य किसी जगह पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद हमारा 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान बनाना और उनका प्रशासन का अधिकार। मतलब यह है कि अल्पसंख्यक अपने आपस में टैक्सेशन करके, रुपए जमा करके या राज्य से अनुमोदन लेकर राज्य की सहायता से अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर विद्यालय खोले जाएंगे, यह उसका प्रावधान है। दूसरा इसमें प्रावधान है कि अल्पसंख्यक उस विद्यालय में अन्य पदों पर प्रशासन करेंगे और प्रशासन करने दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 31 आपका रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इसमें मैं बता दूं था क्या, इसमें था हमारा संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा कर ले जाकर के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। इसको हटा दिया गया। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 हैं। इसी वजह से क्योंकि आर्टिकल 31 को हमने यहां से हटा दिया। अब आता है हमारा आर्टिकल 32। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आर्टिकल 32 का मतलब क्या है मैं पहले बताऊं। संविधान की साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य, कितनी भी योजनाएं बना दी जाए, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक उन योजनाओं को लागू करना वाला कोई ना हो। तो दूसरी भाषा में हम कहें तो ये तरीके से इसमें परिभाषा ये दी गई है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार भी एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मतलब हमारे मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनका संरक्षण करना है हमें, तो वो अधिकार जो हमें दिया गया वो एक मूल अधिकार है। अलग से आर्टिकल उन्होंने 32 दिया है। यदि और मैं और सरल भाषा में कहूं तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक आपके जो मूल अधिकार हैं, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य आपके इन अधिकारों से खिलवाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है, आपके इन अधिकारों को रोकता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगाएंगे कि साहब, माय लॉर्ड, इस व्यक्ति ने या इस राज्य ने मेरे इस अधिकार का हनन किया है या अधिकार का हनन किया जा रहा है, मेरे अधिकार की रक्षा की जाए। तो आर्टिकल 32 में सबसे सरल भाषा में कहूं तो किसी भी व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय को अथॉरिटी है, पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो आती है आपकी हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 बी कमांड, परमादेश। नंबर 3 उत्प्रेषण। नंबर 4 प्रतिषेध। नंबर 5 अधिकार परीक्षा। वो मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराई है। अगर मैं यहां लिखने लगूंगा तो आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, आपको और भी क्लासें लेनी है, इसलिए मैं आपका टाइम बचाने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उन 5 रिटों का अपना अलग अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है।
आर्टिकल 32 हो गया। उसके बाद आर्टिकल आता है 33। आर्टिकल 33 में आता है, देखिए विशेष है ये आर्टिकल, खासकर हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे मतलब मेरे लिए या मेरे साथी जो भी डिपार्टमेंट में हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि अर्धसैनिक बल, सैनिक बल या जो भी सेना में या जो भी वर्दी की नौकरी करते हैं उन लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। दैट मीन्स सेना के या अर्धसैनिक जवानों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि सेना में अनुशासन, अर्धसेना में, पुलिस बल में अनुशासन बना रहे। अब मैं कहने लगूं साहब मेरा ये मूल अधिकार है, मुझे ये निजता नहीं दी जा रही, मैं सोच रहा हूं कि रात को सोते समय मेरी निजता है, प्राइवेसी, मुझे एक सेपरेट कमरा दिया जाए सोने के लिए, लेकिन वहां प्रशासन पता लगा पुलिस लाइन में इस समय 600 सिपाही हैं, रहने की व्यवस्था या कमरे जो मात्र 25 हैं, तो उन 600 लोगों के लिए उन 25 में रखना पड़ेगा। तो सभी के लिए प्राइवेसी के, निजता के अधिकार के तहत ये थोड़ा ना कि सबको अलग अलग कमरा दिया जाए। तब बैरक बनाई जाती हैं, 10-10, 20-20, 30-30 लोग एक एक कमरे में शिफ्ट किए जाते हैं। तो अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस आदि के लिए इसमें जो अनुच्छेद 33 है उसके तहत संसद ने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और पुलिस के लिए मूल अधिकारों पर रोक लगी हुई है आंशिक रूप से। वो लोग मतलब ये नहीं कि वो मूल अधिकार नहीं दिए हैं, मतलब ये है कि वो लोग न्यायालय में जाकर मूल अधिकार के प्रति गुहार नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 34 जो है वो आता है आपका मार्शल लॉ, मतलब सेना का शासन। जहां कहीं भी भारत के जिस भाग में भी सेना का शासन लागू होगा उस भाग में व्यक्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस प्रावधान का, इस अनुच्छेद का मतलब कहना है, हालांकि भारत में आज तक मार्शल लॉ लगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है। एंड लास्ट आर्टिकल इज 35, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35 में है संसद की शक्तियां, मतलब संसद की इन मूल अधिकारों को या इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ विधियां बनाने की शक्तियां हैं कि क्या क्या नियम संसद बना सकती है अधिकारों को लागू करने के लिए। तो ये हमारे अनुच्छेद 35 हो गए। भाग 3 पूरा हमारा आज हो चुका है। भाग 3 में हमने क्या क्या पढ़ लिया? भाग 1 में हमारा था भारत संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में थी नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में हमारे 6 प्रकार के अधिकार थे। वो 6 अधिकार हमारे कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अलग अलग अनुच्छेद थे इनके, मैंने आपको विस्तार से बताए हैं। आज मैंने आपको इस भाग से रिलेटेड बहुत 2-3 दिन पहले पीडीएफ उपलब्ध कराई है। उस पीडीएफ में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैं आपने प्रैक्टिस किए हैं तो अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आएंगे, और नहीं किए हैं तो मैं अब आपको समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला आए। और एक चीज मैं और बता दूं, अगला जो चैप्टर है हमारा भाग 4, भाग 4 और 4A। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 और 4A से कुछ विशेष सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा कि भाग 4 में कौन सा संविधान का कौन सा भाग है या कहां से कौन से अनुच्छेद से है, और भाग 5A में मौलिक कर्तव्य है, जिसको 4A में जिसको हम बोलते हैं 51A, और ये है हमारे 36 to 51। इसलिए अब हम जब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, संघ सरकार। अनुच्छेद हमारे होंगे 52 to 151। अगली क्लास हमारी इस चीज पे होगी, और इस दरमियान आप ये तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे, और आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी सवाल उठता है या मैंने कोई चीज गलत बोल दी हो, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर भेजेंगे। मेरी टेक्निकल टीम मुझे बताएगी, मैं भी देखूंगा कि हाँ कैसा हम लोगों ने पढ़ा है, उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। खैर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4th A चैप्टर में आपका मौलिक कर्तव्य 51A जो अलग से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यहां तक हम आज जो भी क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके पिछली प्रीवियस ईयर्स
जो भी आपकी लास्ट वैकेंसी थी, पुलिस वाली भर्ती थी, उसमें जो पूछे गए ये सारे वही प्रश्न हैं। आप चाहें तो किसी भी अनसोल्ड पेपर या प्रीवियस पेपर से मिला करके देख सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ ट्राई करें। पहला प्रश्न था, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? देखिए पहला प्रश्न इससे रिलेटेड है, कौन सा भाग, भाग पूछ रहा है, जो मैंने आपको बताया था भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक, तो ये भाग थे आपके। आपको बताना है कि कौन सा भाग, और इनके नाम सभी के थे। पहला था भारत संघ और राज्य क्षेत्र, अभी हमने जो पढ़ा था वो भाग 3 था, जिसको हम बोलते थे मौलिक अधिकार। देखिए मैंने आपके सामने जो लिखा है ये भाग 4 है, ये भाग 4A है। तो ये जो क्वेश्चन आपका सामने रखा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श, कल्याणकारी राज्य के आदर्श, देखिए कल्याणकारी राज्य जब भी वर्ड दिख जाए तो आप मान के चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। राज्य के ऐसे तत्व, राज्य के कार्य जो राज्य को अच्छा भला प्रदर्शित करे, तो वो आपका भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 देखिए इसमें लिखे होंगे, पहला ही विकल्प दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपका सही उत्तर है। दूसरा है, भारत के संविधान किस भाग में केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? आपको बताना है संघ और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का वर्णन। भाग आप पढ़िए, भाग आपको मैं बताते चलता हूं, 10, 11, 12, 13। देखिए भाग 10 में आपको दिखेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र, जो आपको देखेंगे वो भाग 10 में देखेंगे, जो आपके लिए देखेंगे 239 से 242, 239 से 242 तक आपको दिखेंगे। सॉरी ये संघ क्षेत्र है, 239 से 242 में भूल गया। फिर 243, 243, 244, 244 से 245, ठीक। तो भाग 10 आपको दिखेगा 243, 244 और 244A, ये है आपका भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। फिर आता है आपका 200 भाग जो 11 आएगा, देख तो ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, फिर आएगा अनुच्छेद आपका 245 से 263 तक, ये आपका आता है भाग 11। ये है आपका संघ और राज्य के बीच संबंध है, और ये 2 प्रकार के संबंध हैं, एक तो है आपके विधायी कानूनन और एक है प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, कि किस चीज पर प्रशासन राज्य करेगा, किस चीज पर किस बिंदु पर प्रशासन संघ करेगा, कौन से कानूनन किसके अधिकार है। तो 263, 245 से 263 और 264 से 301 तक, ये आपके आते हैं वित्त, संपत्ति और इसी तरह की 2 चीजें और हैं। तो ये आर्टिकल 245 से 263 ये आपके इसमें आता है संबंध में, ये संबंध है, लेकिन ये प्रशासनिक और विधायी संबंध है। और 264 से 301 तक जो आपका भाग 12 है, ये आपके फाइनेंस से संबंधित है, पैसे से, व्यापार से, इन चीजों से संबंधित। तो आपका जो ये भाग 12 इसका उत्तर होगा। इसमें देखिए भाग 12 ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके वित्तीय संबंधों से संबंधित है। प्रश्न 3, अगला प्रश्न पढ़ता हूं, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? मैंने पहले बताया अनुच्छेद 1 जो पहला भाग है अनुच्छेद 1 से 4 तक वो संघ और उसके क्षेत्र है, और भाग 2 जो है आपका वो आपका नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। तो उसमें भैया आपको बताना है कि भाग 2 ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सीधे सीधे बताते हैं कि किसी भी चीज की प्रस्तावना, नियम
वो सबसे पहली चीज पहले भाग में आती है। तो लोग, बहुत से लोग उसको प्रस्तावना में लगा देंगे। प्रस्तावना आपके संविधान का भाग नहीं है, वह अलग है। संविधान का भाग एक, आप याद रखिए, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1991 में पहला संशोधन किया गया था। ये पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? याद रखिएगा, संविधान के संरक्षक के लिए, क्योंकि संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार कार्य किसका है? वो है सर्वोच्च न्यायालय का, हाई सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में, ये याद रख लीजिए, कई बार अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे मुख्य कार्य क्या है? संविधान की परिभाषा, संविधान की व्याख्या करना, या मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। या ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत के संविधान का संरक्षक, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या शामिल है? ये लिखा रखा देखिए, 51A में क्या शामिल है? मैंने बताया प्रश्न पूछा गया है ये पिछली परीक्षा में, और कोई गारंटी नहीं कि इनमें से कौन सा प्रश्न पूछा जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब तक की क्लासें भले ही आपने लाइटली पढ़ी हो, हल्की पढ़ी हो, हल्के ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि आवाज का इशू आ रहा था, लेकिन अब की क्लासों को आप बहुत गौर से पढ़ेंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और इन क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ सॉल्व करें। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A अलग से उसमें रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी पूछ सकता है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत को कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है? देखिए, ये अस्पृश्यता आती है आपके संविधान के भाग 3 के पहले हिस्से में, जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 में दिया गया है अनटचेबिलिटी, और 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। फिर से बता दे रहा हूं ताकि साथ साथ आपको याद होता चले। भाग 4 विधि के समक्ष समता, भाग 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 लोक नियोजन में समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। तो ये आर्टिकल 17 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? अब मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ आपको बताने की जरूरत होगी। मौलिक अधिकार है मूल अधिकार, साफ साफ यही बताया जा रहा हूं बहुत समय से कि मौलिक अधिकार भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकारों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? 14 मौलिक अधिकार में आता है, 19 भी आता है, 32 भी आता है, लेकिन 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से नहीं। तो 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही है नहीं पूछ रहे हैं, सही नहीं है बताना है। तो जो सही, क्योंकि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, वो गलत वाला पकड़ना है। कह रहे जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के समय सूचना पाने का अधिकार, उसकी फैमिली को हम सूचना देंगे, अनुच्छेद 22 ये बताता है। सही है। 15 साल से कम उम्र के लड़के और महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये बात सही है। महिलाओं को और बच्चों को कभी भी पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा, उनके घर जाकर के पूछताछ की जाएगी। तीसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, सही बात है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उसे 24 घंटे के अंदर, जिस समय आपने गिरफ्तार किया है उससे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। 3 सही है तो चौथा जाहिर सी बात है गलत होगा। पुलिस हिरासत में किए गए कथनों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, इसे बोलते हैं हम स्व अभिशंसन,
खुद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया जा सकता। किसी पेपर पे आप उसका स्टेटमेंट लिख के अंगूठा लगा दें कि हाँ मैं कबूल करता हूं कि मैंने ये अपराध किया है, और आप उसे कोर्ट में पेश कर दें, तो उसके आधार पर उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसके आधार पर उसे दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता, वह विचारणा का विषय है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये आप बताएंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको भी पढ़ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मैं कल बता दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा जानने की, तभी मुझे लग रहा है आप पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 21A मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, 21 में है आपका निजता का अधिकार, और उसमें अलग से जोड़ा गया है 21A। मैंने बताया था पहले इसे नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया था, वहां से हटा करके 21A बताया गया है। 21A में आता है शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना राज्य के मन पर निर्भर करता था पहले, लेकिन जब से 21A में जोड़ा गया तब से हर बच्चे का अधिकार है और राज्य की जिम्मेदारी है कि कैसे उपलब्ध कराएगा। लेकिन हर बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में जिसकी आयु है उसको अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यही वजह है जब आप देखते हो प्राइमरी स्कूल आपके अगल बगल में होंगे तो बच्चों को स्कूल बैग फ्री मिलता है, बुक्स फ्री मिलती हैं, स्कूल से यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, कोई फीस नहीं देनी होती है, मिड डे मील वहां मिलता है। क्यों? क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, जरूरी शिक्षा दी जाएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसी में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है भाग 4A में कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास के या अपने बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अगला प्रश्न, तो इसमें शिक्षा ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अक्षर भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? मैं बार बार बता चुका हूं, इधर लिखा है ये देखिए, संघवाद, न्यायपालिका, समानता और मौलिक अधिकार। और ये जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मैंने यहां जब आपको बताया था, ये मौलिक अधिकार मिट गया शायद। मौलिक अधिकार जब मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको कि यह संविधान की आत्मा है। अगर मौलिक अधिकार आपके निकाल दिए जाएं तो संविधान आपका अधूरा है, क्योंकि आपके सारे अधिकार, जो आजादी आपको मिली है खाने की, पीने की, घूमने की, कहीं यात्रा करने की, कुछ भी प्राइवेसी की, आपको समाचार पत्र प्रकाशित करने की, मोबाइल चलाने की, कुछ भी खरीदने की, भारत के किसी भी कोने में जाकर बसने की, वो सारी अधिकार आपके मौलिक अधिकारों में वर्णित हैं और उनको बिना आपका संविधान अधूरा है। इसलिए संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अभी आपको संशोधन पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको अगला क्वेश्चन पास कर दीजिए। फिर आता है अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए ये प्रश्न मुझे लग रहा है थोड़ा गलत है, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के, देखिए स्वतंत्रता है, पहले आपकी समानता है, मौलिक अधिकारों में समानता है, समानता है आपके 14 से 18 तक, फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब देखिए इसमें अनुच्छेद स्वतंत्रता के लिए 19 और 21 दोनों है, 19 और 21 दोनों है। तब देखिए स्वतंत्रता किसमें है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19 में है, और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वो 21 में। तो मुझे लगता है कि इसमें, और ये 25वां जो है वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो सॉरी धर्म की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 30 जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, वो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो मुझे लगता है इसमें नहीं शब्द छूट गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। तो अनुच्छेद 30 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मूल आधार है, मौलिक अधिकार है, देखिए कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण का अधिकार। टाइम कम है, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा, टाइम ज्यादा ले जाएंगे।
धर्म के आधार पर भेदभाव। अगर आपको आर्टिकल 15 याद होगा तो उसमें 5 चीजें थी, वो थी धर्म, सबसे पहला वर्ड धर्म था, फिर मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थल या जन्म स्थान। ये 5 चीजें थी, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वही बता रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 15। और वो आता है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो ये आपका भाग जो ऑप्शन 3 है, समानता का अधिकार, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी, कि आपकी निजता भंग नहीं होगी, आपके फोन को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, आपकी प्राइवेट वीडियोस को नहीं बना सकता, आपको नहाते नहीं देख सकते, ये सारी चीजें निजता में आती हैं, प्राइवेसी में आती हैं। और ये प्राइवेसी जो आती है, ये साफ साफ आपके सामने लिख रखी है, निजता का या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे शरीर से संबंधित अधिकार। तो ये 21 है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 कौन से भाग में आता है? 12 से 35 तक, भाग 3 जो आते हैं आपके, भाग 3 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, किस याचिका का अर्थ संविधान के मौलिक अधिकार में वी कमांड होता है? इस वी कमांड मैंने बहुत विस्तार से नहीं बताई, मैं बता दे रहा हूं। वी कमांड मतलब होता है परमादेश, हम आदेश देते हैं कि, इंग्लिश में अर्थ निकालेंगे वी कमांड, हम कमांड करते हैं कि, मतलब वही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो भी है वो क्या है? भाग 4। तो भाग 4 इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ मैंने आपको यहीं पर लिखकर बताया था, जो अनुच्छेद आपके थे वो थे 23 और 24। शोषण 23 में क्या था? दुर्व्यापार और बलात्श्रम। 24 में था बच्चों का बाल श्रम या बच्चों का नियोजन, उस पर प्रतिषेध। कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हम कंपनियों में, फैक्ट्रियों में या खदानों में नियोजन नहीं करेंगे। नियोजन मतलब इंग्लिश का वर्ड अच्छे समझ पाए तो एम्प्लॉयमेंट, किसी को जॉब नहीं देंगे, कार्य उससे नहीं कराएंगे। तो 23 और 24 जो है वो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। देखिए इसमें कोई अनुच्छेद दिख रहा है क्या? अनुच्छेद 23, 24 नहीं है तो 23 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A, 4A कर दीजिएगा, यहां छूट गया है, टेक्निकल फॉल्ट है। भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो बता दीजिएगा 10। अगला प्रश्न, वर्ष संशोधन आ गया है आपका, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, संशोधन मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब इसको करा दूंगा। अगला प्रश्न शायद अधूरा है, आज की क्लास हम यही करते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज की क्लास में आपको पढ़कर जैसा भी लगा हो, जो भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, या अगर मैं कोई क्वेश्चन को बाय मिस्टेक जल्दबाजी में गलत थोड़ा बहुत बोल गया हूं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए जरूर हमारी क्लास है मिशन खाकी 2024। धन्यवाद।